Hi students, how are you all? Everyone is fine, right? So today we are going to start the chapter 6. Okay, the name of the chapter is World After 1945. तो वर्ल्ड में जो 1945 के बाद हुआ है उसके बारे में ये चैप्टर है. ओके, सो ओपन पेज नंबर 39 and listen. The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world war is first and the second world war. तो पेजेस जो हिस्ट्री के हैं वो उतने युद्ध हुए हैं कि हम लोग उसे गिन नहीं सकते. उतने वार्स, उतने युद्ध हुए हैं एंशियंट मीन्स पुराने ज़माने में. ठीक है, तो लेकिन ये जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ही ख़राब जो युद्ध हुआ है और हमेशा हम लोग के दिमाग में जो याद है वो है वर्ल्ड वॉर 1 और सेकंड. कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर. द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड. तो ये लीग ऑफ जो नेशंस के है यूनाइटेड में वो फॉर्म हुआ, वो बनाया गया क्योंकि परमानेंट पीस शांति के लिए. बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इट फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट. तो ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस को तो वो फेल्ड हो गया 1939 में ये लीग ऑफ नेशंस, और वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में हो गया. द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 परसुएडेड ह्यूमन बींग्स टू वंस अगेन मेक एफर्ट्स फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब बहुत ही लोग डिस्टर्ब हो गए और हर डर गए. तो ह्यूमन बींग्स ने फिर से एक बार सोचा कि ये पीस, वर्ल्ड की पीस और शांति के लिए फिर से ये लीग ऑफ नेशंस जो है वो फॉर्म होना चाहिए और प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस. दिस रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो ये जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस बनने में सफलता मिली उन्हें. कब मिली? 24 अक्टूबर 1945. द यूनाइटेड नेशंस चार्टर देखिए. द यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल एंड इट एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस जो है एक स्टार्ट हुआ और उसके जो गोल्स है वो यहाँ दिखाई दिए गए. क्या है गोल्स उसके हम देखते हैं. देयर इज अ डिटर्मिनेशन टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द पैंग्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्टिव वॉर. तो इसका जो था वो डिटर्मिनेशन मतलब ये जो करना चाहते थे वो थे सेव करना, बचाना चाहते थे हम लोग की जो फ्यूचर, आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किससे बचाना चाहते थे. तो ये जो वार्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उनसे आगे के जो यंग जनरेशन आने वाली है उनको बचाना था. हियर एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोर्न आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो है वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई किनके लिए, किस चीज़ की, तो कि इंटरनेशनल लॉस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझदारी. Emphasis has been laid on developing tolerance mutually so that the world war develops socially. ये क्यों हुआ टॉलरेंस, क्यों हुआ म्यूचुअली, क्यों हुआ, तो कि पूरी दुनिया जो थी वर्ल्ड डेवलप्स सोशली. Economic, social and cultural problems should be solved with the intervention of the United Nations, and human rights as well as the basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender or religion. तो यहाँ इकोनॉमिक और सोशल और जो कल्चरल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गए विथ द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, और बेसिक फ्रीडम जो है वो भी मिला गया क्योंकि कोई कैस्ट को लेकर, कोई लैंग्वेज को लेकर, जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर जो भी ये थे वो सब सॉल्व हो गए. लास्टली अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट्स. लास्ट में ये सब नेशंस को कोऑपरेशन करने के लिए कहा गया क्योंकि हमें ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखे वो हासिल करने के लिए. Thus United Nations Charter concludes that dismissal of war and constant argue for peace is the main objective of the United Nations. तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था युद्ध जो होते हैं उसे रोक देना और शांति लाना. ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था किनका, यूनाइटेड नेशंस का. अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन से साल में हुआ, 1945 से लेकर 1962. रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as a superpowers while taking the place of England and France.
तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कंप्लीट हुआ और वो एक क्रिएशन हो गया, किनका बनावट हो गया, वो हो गया अमेरिका का और रशिया का, वो सुपर पावर्स हो गए वाइल टेकिंग द प्लेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। पहले इंग्लैंड और फ्रांस के थे, उनके हाथ में से निकल गया और क्रिएशन नया हुआ, वो था अमेरिका और रशिया का। इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वे टुगेदर बट रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्रिएटेड डिफरेंसेस एंड दस अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेटेड। तो यहाँ पर क्या था, वार में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, अमेरिका साथ में ही थे, लेकिन ये जो रशियन के एडमिनिस्ट्रेशंस के जो पॉलिसीज थे वो एक अलग हो गए, अलग बन गए, ठीक है, रशिया के, और उनसे ये अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो अलग हो गया। ए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, तो ये दोनों के बीच एक कंपटीशन था, सुपर पावर्स दैट इज अमेरिका एंड रशिया, किनके बीच में, अमेरिका और रशिया के, टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड एमर्ज्ड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये सुप्रीमेसी कौन बड़ा है इसके लिए, वो ओवर द वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दोनों जो है वो एमर्ज हो गए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू पोल्स दैट इज अमेरिका एंड रशिया। तो पावर्स जो थे इनके वो दो पोल्स में बिड़ गए, वो एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड हैज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो इससे ये दो है, इसीलिए हम इसे बाइपोलर कहते थे। Owing to extremely tense relations between two power blocks, this phase is also known as Cold War phase। तो ये दोनों के बीच में जो टेंस रिलेशंस था, तो इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर फेज। एट वेरियस इंसिडेंट बोथ द सुपर पावर ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। अब बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा जाए तो ये दोनों के जो सुपर पावर्स थे वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। देयर वॉज ए बेसिक चेंज इन रिलेशंस एमंग पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो थोड़े ही ऐसे चेंजेस थे तो वो लाने थे वर्ल्ड में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन हु हैड वंस allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy emerged as leaders of two rival power blocks and military powers। तो ये अमेरिका और जो सोवियत यूनियन था वो फिर से एक बार क्या किया, फाउट किया, किसके और किया, ये अमेरिका और सोवियतों के नाजी जर्मनी के साथ और इटाली के साथ। और ये जो दो पावर्स जो थे वो लीडर बन गए और मिलिट्री पावर भी उनके साथ था। दस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम। तो उनके बीच क्या स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर। तो Britain and France also had emerged victories, yet they lost the status of great power due to the terrible ruination caused by the ravages of war and ending of imperialism। तो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो भी विक्टोरियस जीते थे, लेकिन वो लोग की स्टेटस जो था ग्रेट पावर्स का ड्यू टू टेरेबल रिनिएशंस कॉज्ड बाय द रैवेजेस ऑफ वॉर। और ये हो जो हम लोग के जो ये बीच में हुआ तो ये इनका जो विक्टरीज था वो समाप्त हो गया। जर्मनी, इटली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर बट ऑल्सो वर रूइंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली। तो ये जर्मनी, इटली और जापान है वो ना ही युद्ध में हार गए थे, लेकिन वो लोग ऐसे धो गए थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री भी थे। आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन मीन्स इसमें आता है रशिया, कैप्चर द ईस्टर्न एरियाज ऑफ जर्मनी एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगारा, यूगोस्लाविया, सिजोक्लाविया, पोलैंड, रोमेनिया, बल्गारिया एंड बाल्टिक स्टेट्स। तो देखा जाए तो ये जो है वो कैप्चर कर दिए गए थे ईस्टर्न साइड्स के जर्मनीज के, और थोड़े ईस्टर्न कंट्रीज भी थे और वो थे ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगारा, ठीक है। Later on, they gave away reins of power to respective कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ दोज कंट्रीज। बाद में वो लोगों ने जो पावर्स थे जिसको कौन सी पार्टी को, उनके जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी उनको ये पावर ये लोगों ने दे दिए। दे डिड दिस टू कंटिन्यू द सुपीरियरिटी ऑन दीज कंट्रीज। वो लोगों ने किया ये सब क्यों किया, तो वो लोगों को कंटिन्यू करना था उनकी सुपीरियरिटी जो है वो कंट्रीज के ऊपर, वो करने के लिए ये लोगों ने उनको पावर दिया। ड्यूरिंग 1949, कौन से साल में, 1949 में क्या किया ये लोगों ने, बाय कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट द सोवियत यूनियन डायरेक्टली चैलेंज्ड द मोनोपोलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्स ऑफ अमेरिका। Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries that were liberated by the British and the American
फोर्सेस। फिर ये सोवियत डायरेक्टली चैलेंज किया मोनोफ्लास्टिक और न्यूक्लियर पावर्स ऑफ अमेरिका से। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर्मी ग्रुप्स, तो ये वर्ल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आर्मी ग्रुप्स में। तो देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वॉज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड द सेंस ऑफ डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ द राइवल ग्रुप। तो इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्ट था इसमें आइडियोलॉजी का वो था म्यूचुअल, मतलब कि एक दूसरे के साथ, और डाउट जो था वो इंटेंशंस वो थे राइवल ग्रुप के। ओनिंग टू फियर बॉर्न आउट ऑफ म्यूचुअल डिस्टर्ब एंड डाउट्स बोथ द पावर्स एस्टेब्लिश्ड देयर ओन मिलिट्री बेसिस। तो ये एक दूसरे से इतना डरते, ओनिंग टू फियर बॉर्न, मतलब कि पहले से ही ये लोग डरे हुए थे, तो ये लोगों ने अपने अपने मिलिट्री के बेसिस जो थे वो अपने आप से बना लिए थे। लेड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिका, वेस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एस्टैब्लिश्ड ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटो इन अप्रैल 1949। तो इसमें ये लोगों ने क्या किया, जो अमेरिका से लीड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन, तो वेस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थे नॉर्थ अटलांटिक के, वो लोगों ने एक मिलिट्री फोर्स जो बनाई और उसका नाम था नेटो। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। कब बनाए गए थे? 1949 में। देयर आफ्टर टू प्रोटेक्ट साउथ ईस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम द ऑनस्लाइट ऑफ द सोवियत यूनियन कम्युनिज्म, अमेरिका एंड इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस इन 1945, दैट इज सीतो। तो ये जो थे वो सोवियत यूनियन कम्युनिकेशंस के साथ, तो ये अमेरिका और जो इंग्लैंड है उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो था वो बनाया। और कब बनाया? 1945 में बनाया, और इसका नाम दिया गया था सीटो। क्या दिया गया था? सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Russia established a military organizations named Warsaw Pact against Sito military organizations। तो ये जो सोवियत यूनियन रशिया था उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाया था और उसका नाम था वार्सा पैक्ट। और ये लोगों ने किसके सामने युद्ध किया? सीटो के साथ। ओके, वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सेंटो और Bhagada Treaty was established in the Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England। तो फिर ये जो और एक मिलिट्री फोर्स बनी वो थी सेंटो, और वो किसके अंडर में थी? इंग्लैंड। हियर वेरियस अरब कंट्रीज ज्वाइंड सेंटो, लेटर ऑन अमेरिकन टुक ओवर इट्स लीडरशिप। तो अरब के जो बहुत सारे कंट्रीज थे वो भी ये सेंटो के साथ ज्वाइंट हुए। फिर लास्ट में देखा जाए तो अमेरिका जो है वो ही उन पर कब्जा जगाई थी, वही लीडरशिप बनाई थी। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। आर्मामेंट मीन्स मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री जो पावर होते हैं वो, और न्यूक्लियर वेपन्स उसकी एप्लीकेशंस कैसे किए लोगों ने। द कोल्ड वॉर विच वॉज मीन फॉर डोमिनियंस ओवर द वर्ल्ड गेव राइज टू फेस कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग द सुपर पावर्स। तो ये जो कोल्ड वॉर हुआ क्यों हुआ? तो कॉम्पिटिशन था सुपर पावर्स में, उसी लिए वो ये हुआ। एंड फॉर द सेक ऑफ डोमिनियंस, डोमिनियंस मीन्स इंपॉर्टेंस, आर्मामेंट रेज वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी। तो किसको प्रियोरिटी? मिलिट्री फोर्स वालों को ज़्यादा प्रियोरिटी। अमेरिका हैड यूज्ड एटॉम बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 cities ऑफ जापान, नेमली हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अमेरिकन जो है वो लोगों ने एटॉम बम जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 2 cities ऑफ जापान में, नेमली वो कौन सी सिटीज़ थी जापान की? हिरोशिमा एंड नागासाकी। दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी। इस तरह से अमेरिका ने अपनी काबिलियत दिखाई। विद इन नेक्स्ट 4 years द सोवियत यूनियन टू प्रूव्ड इट्स कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एटॉम बम बाय कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट। तो 4 साल में ही ये सोवियत यूनियन मीन्स जो रशिया, उन्होंने भी अपनी एटॉम बम बनाई। किसे? बाई कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट। दिस क्रिएटेड ए पावर बैलेंस बिटवीन द सुपर पावर्स। तो ये जो है वो बैलेंस हो गया दोनों सुपर पावर्स में। अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकबेड ऑफ द कम्युनिस्ट क्यूबा विच वॉज ऑन द साउथ ईस्ट। ओके, तो डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड अमेरिका के जो था कम्युनिस्ट क्यूबा, जो डिफेंड क्यूबा, हरवाने के लिए क्यूबा को अगेंस्ट पॉसिबल अटैक्स ऑफ अमेरिकन, द सोवियत यूनियन सेंट शिप्स लोडेड विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स इन द कार्बिनियन सीज। तो ये जो हराने के लिए अटैक्स ऑफ अमेरिका के जो, और सोवियत यूनियन में जो रशिया थे वो लोगों ने क्या भेजे थे? शिप्स भेजे थे, मतलब जो होते हैं जहाज वो, और वो भरे हुए थे न्यूक्लियर मिसाइल्स। Both the superpowers threatened each other to use nuclear weapons.
The world was most on the verge of nuclear war. Finally, leaders of American and Soviet Union had a talk on the hotline for the first time. तो ये वर्ल्ड वॉर जो था हुआ तो फाइनली जो लीडर्स थे अमेरिकन एंड सोवियत के वो लोगों को एक बात करनी थी किस पर हॉटलाइन था फॉर द फर्स्ट टाइम. The Soviet Union decided to withdraw its ships and America decides to curb nuclear missiles aimed towards Cuba. तो सोवियत ने ये किया कि वो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उसके शिप्स जो कार्बियन सी में थे और अमेरिकन जो है उसने डिसाइड किया कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स उनके तरफ है वो निकालने के लिए. द होल एपिसोड इज नोन एज क्यूबन क्रिएसिस. तो इसे हम कहते हैं क्यूबन क्रिएसिस. दिस एपिसोड इज वेरी एपिसोड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इट बिगेन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स. ये एपिसोड को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में तब कम्युनिकेशंस हुए थे. This incident important towards the process of disarmament of the nuclear weapons. The entire Cuban crisis is considered as the beginning of the end of the Cold War. तो ये जो था एंटायर पूरा क्यूबन क्राइसिस का वो एक शुरुआत हुई. तब उनकी शुरुआत क्यूबन क्राइसिस हुई तब ये लोग के जो कोल्ड वॉर था वो एंड होने पर आ गया. अमेरिकन, द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटेन एग्रीड ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर nuclear production, okay, experiment and proliferations. This agreement is known as partial nuclear test ban treaty. तो इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. फ्रांस ऑफ कोर्स रेफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी. तो फ्रांस था वो इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया. चाइना ऑल्सो कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 एंड रेफ्यूज टू साइन द ट्रीटी. तो चाइना जो है वो लोगों ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1964 में और रेफ्यूज मना कर दिया ये साइन ऑफ ट्रीटी साइन करने के लिए. दिस ट्रीटी इम्पोज्ड बैन एंड कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर. द ट्रीटी जो है वो लोगों ने एक बैन बनाया गया कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे. एंड of course except communist China, the other four were already permanent members of the United Nations Security Council. ये कम्युनिस्ट चाइना को छोड़कर बाकी के जो 4 थे वो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स थे. कहाँ के? यूनाइटेड नेशंस के. ओके. Apart from nuclear weapons and missiles, the superpowers have also developed chemical and biological weapons. These weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth. People would die miserably while suffering from various diseases because of these lethal weapons. तो ये न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स छोड़ने के बाद जो केमिकल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फैला गए और बहुत सारे लोगों है वो क्या हो गए? मृत्यु हो गई. तो पीपल जो है वो और बाकी के थोड़े जो थे वो डिजीज से सफ़र कर रहे थे क्योंकि ये जो वेपन्स का जो यूज़ हुआ उससे जो उनको नुकसान हुआ. ड्यूरिंग दिस डिकेड्स मेनी इंपॉर्टेंट एंड फार फेचिंग चेंजेस टू प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Owing to many reasons, the world war among superpowers also ended, and so the nuclear ban treaty helped in this concern. तो लास्ट में देखा जाए तो ये सब कुछ जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के और उनके रीजंस को देखते ये कोल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो गया. और इसमें किसने इनकी मदद की? तो क्या न्यूक्लियर बैन ट्रीटी लोगों ने इनकी मदद की. इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड दिस ट्रीटी बट इट वॉज ऑलवेज ए सपोर्टर ऑफ डिसआर्मेंट. तो इंडिया ने तो इस ट्रीटी को स्वागत किया लेकिन एंड ऑलवेज ए सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट मीन्स अपोजिट थे ये लोगों. द वर्ल्ड वॉर विल बी ऑलवेज इन डेंजर अंटिल द डिसआर्ममेंट ऑफ द लिथल वेपन्स इज नॉट डन. तो ये वर्ल्ड जो है हमेशा डेंजर में था जब तक कि ये नॉन मिलिट्री फोर्सेस जो है लिथल वेपन्स में ना हो. ओके चिल्ड्रन, तो आज हम लोग अपने इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे और अगले सेशन में हम इनके बारे में देखेंगे. ओके चिल्ड्रंस, तो पेज नंबर 39 और 40 मैंने आज समझाया. यूनिट 6 वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945. ओके चिल्ड्रंस, तो बाय बाय. ये पूरा पढ़ लीजिएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.